दोस्तों एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत होता है, दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो भी स्टूडेंट जो है एलएलबी कर रहे हैं या पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 3 ईयर्स में हो एलएलबी, चाहे वो 5 ईयर्स में हो, चाहे आप लोग एपीओ की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास वीडियो है। क्योंकि ये मैराथन क्लासेस है, आपको पता होगा कि मैं मैराथन क्लासेस चलाता हूँ। आपके जब सेमेस्टर एग्जाम आते हैं तब तो सारे मैराथन क्लासेस हो चुके हैं सारे सब्जेक्ट के। अब जो है आप लोग का ये सब्जेक्ट है टीपीए, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप लोग के जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि सेकंड पार्ट है टीपीए का, तो उसी को मैं बताने वाला हूँ, उसी को मैं पढ़ाने वाला हूँ। करीबन 1 से 1.5 घंटे आपको जो है वीडियो देखना होगा और इसी से जो है आप लोग का सेमेस्टर अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। प्लस ये पीसीएसजे में भी क्वेश्चन इससे जो है मेंस में आते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और पूरा देखिएगा मेरे भाई। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले संपत्ति का कपटपूर्ण हस्तांतरण धारा 53 को पढ़ेंगे, जो टीपी एक्ट का है। ये कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, पहला नंबर यही टॉपिक है। देखिए हम लोग जिसे देखिए धोखाधड़ीपूर्ण हस्तांतरण क्या है ये जानिए। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 53 धोखाधड़ी वाले हस्तांतरण के बारे में बात करती है। संपत्ति के प्रत्येक मालिक को अपनी संपत्ति को अपनी जो है इच्छा अनुसार हस्तांतरित करने का अधिकार है मेरे भाई। सही बात है। सब जिसकी संपत्ति है उस मालिक को जो है उसे जो है बेचने का जो है, उसे किसी को जो है देने का जो है उसके पास पूरा राइट्स है। लेकिन हस्तांतरण नेक इरादे से किया जाना चाहिए। मतलब नेक इरादे से मतलब सही तरीके से, लीगल तरीके से किया जाना चाहिए, जो कि इलीगल तरीके से नहीं। आपका मन हो देने का तब, ऐसे नहीं कोई जोर ज़बरदस्ती दे करके, कोई जो है आपके ऊपर जो बंदूक रख करके, गन रख करके आपसे जो है संपत्ति आपका जो है छीन रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकते। जहां हस्तांतरण कपटपूर्ण इरादे से किया जाता है, इसका मतलब है कि लेनदार के हित या किसी भी बात के हस्तांतरणकर्ता के हित को नुकसान पहुंचाने का इरादा है। सही बात है। जहां हस्तांतरण कपटपूर्ण इरादे से किया जाता है, वहां हस्तांतरण का उद्देश्य समानता और न्याय की दृष्टि से बुरा होगा। हालांकि ये कानून में वैध है मेरे भाई, बुरा होगा लेकिन ये कानून में वैध है, लेकिन ये गलत तरीका है। किसी को जो है ज़बरदस्ती जो है उसको दबा करके, उससे जो है बंदूक दिखा करके, उसे मार करके, उसे डरवा, उसे धमका करके उसकी संपत्ति को छीन लेना। देखिए कपटपूर्ण हस्तांतरण की अनिवार्यता क्या होती है, तो इसके 3 आवश्यक बातें हैं। नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए अचल संपत्ति। अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लेनदारों को हराने या देरी करने के इरादे से किया गया है, इसका मतलब यही है। और दूसरा देख लीजिए आपका, इसमें जो है दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है इसमें, इस प्रकार पराजित या विलंबित होने पर जो है ऋणदाता के विकल्प पर शून्य करना होगा। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस उपधारा के प्रावधान प्रभावित नहीं होंगे। यानी ए नंबर, विचार के लिए अच्छे विश्वास के में बाद में हस्तांतरित होने वाले के अधिकार, इसके बारे में। और बी नंबर दिया है, दिवालियापन से संबंधित फिलहाल लागू कोई भी कानून, जो दिवालियापन होता है, जो उसे जो है कुर्की जिसे हम लोग कहते हैं, अगर इस तरह का जो है कोई कानून लागू हुआ है, कोई एक्ट लागू हो रहा है, तो इस पर भी मान्य नहीं होगा। ये चीज़ कह रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु जान लीजिए, इस अधिनियम के अंतर्गत विभाजन एवं जो है पारिवारिक बंदोबस्त का हस्तांतरण नहीं किया जाता। इसलिए यह धारा विभाजन या पारिवारिक जो है समझौते पर लागू नहीं हो सकती। ये धारा, ये सेक्शन 53 जो है आपके पारिवारिक जो है विवादित जो है ज़मीन पर नहीं लागू हो सकती, क्योंकि वो आपस का मामला है। दिखावटी ट्रांसफ़र का मतलब फर्जी ट्रांसफ़र होता है। जो है बेनामी ट्रांसफ़र है, जो बेईमानी से लिया जाता है, जो बेनामी करके लिया जाता है, जो इस धारा के जो है दायरे से बाहर होता है। धारा 53 केवल वास्तविक हस्तांतरण के मामले में लेनदार के हितों की रक्षा करती है। जो वास्तविक जो है मतलब वो 53 उसी पे काम करती है, जो धोखाधड़ी के इरादे से किया जाता है। दूसरी ओर दिखावटी हस्तांतरण वास्तव में वास्तविक हस्तांतरण नहीं होता है। धारा 53 अचल संपत्तियों के हस्तांतरण पर लागू होती है। इस धारा के प्रावधान चल संपत्ति के हस्तांतरण पर नहीं लागू होता। ये भी जो है करेक्ट पॉइंट है। अब इसमें केस है, देखिए मूसाहुर साहू और अन्य बनाम जो है हाकिम लाल अन्य 1915 का ये केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए प्रिवी काउंसिल ने माना कि देनदार द्वारा एक लेनदार को दूसरे की प्राथमिकता में संपत्ति का हस्तांतरण अन्य लेनदारों के हितों को नुकसान पहुंचाने या देरी करने के इरादे से किया गया धोखाधड़ीपूर्ण हस्तांतरण नहीं होता है। ये इस सेक्शन, इस जो है केस में कहा गया। नोट इसमें देख लीजिए,
यदि एक लेनदार अन्य लेनदारों की प्रतिनिधित्व करता है तो इस नियम का उद्देश्य देनदार को अन्य लेनदारों द्वारा मुकदमे की जो है बहुलता से बचना है। ये भी इसमें कहा गया नोट्स के बारे में। अब्दुल शुक्र साहब बनाम आरजी पापा राव और अन्य के मामले में कहा गया था। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ऋणदाता बंधक धन की सुरक्षा के लिए लेनदार की संपत्ति की जो है कुर्की का दावा कर सकता है। इसके पास ये राइट है। इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऋणदाता कुर्की के लिए कोई अलग मुकदमा दायर नहीं करेगा और ऋणदाता जो है धारा 53 में संपत्ति के कुर्की की मांग कर सकता है। संपत्ति जो होगा उसकी कुर्की जो है दिवालिया की जो है मांग जो है सेक्शन 53 में जो है उसको अधिकार मिला वो कर सकता है कोर्ट से। कपटपूर्ण हस्तांतरण से संबंधित प्रावधान क्या है? ये दिखाने वाला दायित्व तो लेनदार पर है कि हस्तांतरण लेनदार को हराने या विलंबित करने के लिए किया गया था कि नहीं। एक अंतरिटी जो विचार के लिए जो है सद्भावना से संपत्ति लेता है उसकी रक्षा की जाती है। दूसरे शब्दों में, जब किसी हस्तांतरणकर्ता ने लेनदार से अच्छे विश्वास में संपत्ति खरीदी है तो ऋणदाता इस हस्तांतरण को शून्य नहीं कर सकता है। ये भी इसके बाद कहा गया। धारा 53 का जो क्लॉज 2 कह रहा है, बाद में हस्तांतरित व्यक्ति को धोखा देने के लिए अनावश्यक जो हस्तांतरण है। टीपीए के धारा 53 के क्लॉज 2 में यह प्रावधान है कि बाद के जो अंतरिती को धोखा देने के इरादे से अचल संपत्ति का जो है निःशुल्क हस्तांतरण बाद के जो है अंतरिती के विकल्प पर शून्य कर दी होगा, मतलब शून्य हो जाएगा ये, ठीक, कुछ माना ही नहीं जाएगा। उदाहरण के लिए, ए ने जनवरी 1990 में बी को एक उपहार में दिया, घर उपहार में दिया। फरवरी 1990 में ए ने वही घर सी को बेच दिया। यहाँ बी और सी एक ही संपत्ति के दो दावेदार हो सकते हैं, दो मालिक होंगे। यही इसी तरह के जो संपत्ति, ये आपकी संपत्ति है, पता चल रहा है कि आप हमसे भी बेच दिए और जो है हमसे बेचने के बाद आप लोग एक साल बाद जो किसी दूसरे से भी बेच दिए। इस तरह का जो फ्रॉड आप जो है लोग देख रहे हैं कि एक ज़मीन इससे भी बेच दिए, फिर इसके बाद जो है 2 महीना 4 महीना बाद जो है वही ज़मीन जो है दूसरे से भी बेच दिए। अब उसमें दो जो है लेनदार हो गए, दो जो उस प्रॉपर्टी के मालिक हो गए, तब उसी में जो है केस बनता है। सामान्य नियम यह है कि पहले हस्तांतरित व्यक्ति को दूसरे की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है। इस उपधारा के तहत यह प्रावधान है कि यदि पहला हस्तांतरण धोखाधड़ी पूर्ण साबित हो जाता है तो बाद का हस्तांतरण पिछले वाले से अधिक मान्य होगा। यही चीज़ इसमें कहा गया, ये प्रावधान था। दूसरे शब्दों में यह है कि उपधारा पहले किए गए अनावश्यक धोखाधड़ी हस्तांतरण में से जो है पूर्ण हस्तांतरण से मूल के लिए वास्तविक अंतरिती के हितों की रक्षा करती है। ये जो भी हो देख लीजिए, जो है इसमें जो है मैंने एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखिए अच्छे तरीके से, पूरा देखिएगा जरूर इस वीडियो को, बहुत हेल्पफुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफ़र एंड नॉन ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी, इसी को हम लोग पढ़ेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं हस्तांतरणीय और गैर हस्तांतरणीय संपत्ति। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, तो नोट डाउन जरूर करिएगा। इसके अर्थ और परिभाषा जान लीजिए। हस्तांतरण शब्द का अर्थ अनुबंध प्लस कन्वेंशन है। यह एक प्रक्रिया का कार्य है जिसके द्वारा कोई चीज़ दूसरे को सौंपी जाती है। इसका मतलब यही होता है कि जैसे मैं कोई चीज़ मोबाइल लिया और किसी को जो है दे दिया, मतलब एक जो है एक चीज़, जैसे हम कोई चीज़ हम किसी दूसरे से लिए, अभी वो चीज़ हम किसी दूसरे को दे दें, यही चीज़ इसका मतलब यही इसका अर्थ और परिभाषा होता है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के तहत धारा 5 संपत्ति के हस्तांतरण को परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार संपत्ति के हस्तांतरण का मतलब एक ऐसा कार्य है जिनके द्वारा एक जीवित व्यक्ति संपत्ति को वर्तमान या भविष्य में हस्तांतरित करता है। मतलब एक जीवित व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति किसी को कौन सा संपत्ति जो है बांट सकता है, इसको ट्रांसफ़र कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो जो जीवित व्यक्ति रहेगा वो अपने जीवन में या भविष्य में जो है कभी आगे चल करके या प्रेजेंट टाइम में जब है तो वो अपना संपत्ति जो है किसी को दे सकता है, किसी से बांट सकता है। ये सब सारी चीज़ें इसमें बताएगा। जैसे कि पहला पॉइंट है, एक या एक अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को, या मतलब जो एक से अधिक जो उससे रिलेशन या कोई भी हो। आप लोग देखते होंगे कि आपके बाबा हैं, अगर बाबा जो है जीते जागते जो है अपने आपके पापा के नाम खेत बाड़ी ये सब सारी चीज़ें संपत्ति लिख देते हैं। ऐसे ही सिंपल सा मतलब यही है। खुद को या और किसी और को भी कर सकते हैं, मतलब खुद को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किसी और को भी कर सकते हैं। खुद को या एक अधिक को अन्य जीवित व्यक्तियों को भी, अधिक को भी, मतलब ऐसा नहीं एक लोगों को, कई लोगों को, जैसे 5 लड़के उनके 5 लोगों को जो वो अपनी संपत्ति दे सकते हैं। और ऐसी संपत्ति को जो है हस्तांतरित करने के लिए ऐसा कार्य करना है, ऐसे कार्य करना ही पड़ेगा।
जानिए। अधिनियम में संपत्ति शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसका जो है बहुत व्यापक अर्थ है और इसमें सभी प्रकार की संपत्तियाँ शामिल है। इसमें चल संपत्तियाँ जैसे केस किताबें आदि शामिल है और अचल संपत्ति जैसे भूमि या घर भी शामिल है। इसमें स्वामित्व, किराएदार जो है, कॉपीराइट आदि जैसे आपूर्ति संपत्तियाँ भी शामिल है। ये सब सारी संपत्तियाँ इसमें जो है पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हैं मेरे भाई। हस्तांतरण शब्द का भी बहुत व्यापक अर्थ है। यह या तो संपत्ति में सभी अधिकारों और हितों का हस्तांतरण हो सकता है, या संपत्ति में एक या अधिक अधीनस्थ अधिकारों का हस्तांतरण हो सकता है। मतलब यही है कि एक संपत्ति है, कोई प्रॉपर्टी है, तो उसे जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एक से अधिक लोगों के साथ भी और एक लोगों के साथ भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसका मतलब यही है। देखिए, हस्तांतरण के प्रकार कितने। अधिनियम निम्नलिखित प्रकार के हस्तांतरणों के ऊपर विचार करता है, जैसे कि बिक्री हुआ, बंधक हुआ, पट्टा हुआ, विनियमन हुआ और 5वां नंबर उपहार हुआ। ये 5 प्रकार है मेरे भाई। बिक्री संपत्ति एक पूर्ण हस्तांतरण है जिसमें हम हस्तांतरण है। बंधक में संपत्ति में सीमित ब्याज का हस्तांतरण होता है, ये दूसरा पॉइंट। पट्टा एक निश्चित समय या अनंत काल के लिए अचल संपत्ति या आनंद लेने के अधिकार का हस्तांतरण। मतलब पट्टा एक टाइम के लिए होता है, 1 महीना 2 महीना। आप लोग देखे होंगे ना गांव में कि ये पट्टा कर दिए, ये पोखरा इनके नाम हो गया, ये 2 साल 3 साल 4 साल के लिए ये बाउंड होता है, ये इतने दिन तक रहेगा, इसके बाद आपका पट्टा छूट जाएगा, थोड़ा मज़ा वजा लेने के लिए। और विनियमन मतलब ये होता है कि एक बिक्री की तरह है जिसे हम लोग जो है मतलब बेच दिए, लेकिन प्रतिफल के संबंध में इससे भिन्न है। बिक्री में प्रतिफल पैसा है, जबकि विनियमन में प्रतिफल दूसरी चीज़ है। उपहार में कोई विचार नहीं किया जाता है। हरिश्चंद्र बराव चंद्रशेखर के मामले में ये सब सारी चीज़ें कहा गई थी। ठीक जी, कोई उपहार। देखिए मामला, इस मामले में क्या हुआ था। इस मामले में AIR 1977 सभी 44 ये सब है। ये माना गया कि रिलीज डीड एक हस्तांतरण है, इसलिए संपत्ति का हस्तांतरण है। या रिलीज डीड में कहा गया है कि रिलीज करता मालिक था और यह उसके शीर्षक को हस्तांतरित करने का इरादा दिखाता है और इसके ऑपरेटिव शब्द ने पर्याप्त रूप से शीर्षक को अवगत कराता था, तो इसे हस्तांतरण माना जाएगा। मतलब ये है कि ये कहा गया था कि इसके पर्याप्त शब्द जो ऑपरेटिव शब्द थे, इसको जो है पूरी तरह शीर्षक माना गया, इसको मतलब मेन माना गया और इसे जो है पूरी तरह से जो है अवगत कराया गया। मतलब लोगों के बीच में जो बताया गया ये चीज़ें है, ये प्रॉपर्टी ऐसी, ये सब सारी चीज़ें है, जानकारी बताई गई, तो इसीलिए उसे जो हस्तांतरण माना जाएगा, इसमें कहा गया था। इसके संपत्ति के हस्तांतरण 1882 की धारा 5 में विश्लेषण है। जीवित व्यक्तियों को हस्तांतरण के रूप में केवल इंटर विवो का हस्तांतरण शामिल है। मतलब केवल इंटर विवो का हस्तांतरण जो है इसमें शामिल है। हस्तांतरण वर्तमान या भविष्य में हो सकता है, मतलब वर्तमान प्रेजेंट टाइम में भी हो सकता है और भविष्य में भी हो सकता है, किसी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हस्तांतरण कर्ता जीवित व्यक्ति होना चाहिए, जबकि शमसुद्दीन बनाम आप लोग का अब्दुल हुसैन के जो है केस में कुछ अपवाद था। अपवाद धारा जो है 13 है। आज जन्मे व्यक्ति को भी हस्तांतरण में शामिल किया गया था। इसमें जो है एक अपवाद भी है 13 में दिया गया कि कोई जन्म नहीं दिया रहा बेटा, जैसे बेटा पेट में है आपके पल रहा है, उसके नाम भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक अपवाद भी है, एक सेक्शन हर एक जगह रहता है, आपको पता होगा। जीवित व्यक्ति में कानूनी व्यक्ति जैसे कंपनी और व्यक्तियों के अन्य संघ शामिल है, चाहे वह पंजीकृत हो या नहीं हो मेरे भाई। मतलब इसमें कंपनी भी आएगी। हस्तांतरण को नियंत्रित करने वाले अन्य कानून TPA से प्रभावित नहीं होते हैं, ये भी जानिए। जो अन्य कानून है ये TPA से प्रभावित नहीं, जैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी मिलेगा। सम्मोहन का कार्य अवश्य होना चाहिए। संपत्ति दूसरे व्यक्ति को सौंप देनी चाहिए, इसे व्यक्ति या निहित किया जा सकता है। अधिनियम सभी प्रकार के हस्तांतरणों तक सीमित नहीं है मेरे भाई। जरूरी है कि सभी प्रकार के नियम तक जो है ये सीमित है। यह बिक्री, उपहार, बंधक, पट्टे और विनियमन से संबंधित है। 5 चीज़ों पे ये गौर करता है ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, क्योंकि 5 चीज़ के मतलब मैंने बता दिया पहले। वो 5 चीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा, चाहे सब भूल जाइएगा। वैध हस्तांतरण की अनिवार्यता। हस्तांतरण 2 या 2 से अधिक जीवित व्यक्तियों के बीच होना चाहिए, धारा 5 में बताया। हस्तांतरण जीवित व्यक्तियों के बीच होना चाहिए, इसलिए हस्तांतरण के समय और गैर मौजूद व्यक्ति को हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। जो कि एक समय हो और उस समय पर कोई जिसके खिलाफ हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो है प्रॉपर्टी, अगर वो व्यक्ति नहीं है तो उसके खिलाफ नहीं हो सकता। जीवित व्यक्ति जिसमें कंपनी या एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय
शामिल है, चाहे वो निगमित हो या नहीं हो मेरे, चाहे वो निगमित हो या नहीं हो, मतलब रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, ये चीज़ कह रहा है। दूसरा पॉइंट है संपत्ति हस्तांतरणीय होनी चाहिए। धारा 6, किसी भी प्रकार की संपत्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है, जैसे कि जो है धारा नंबर जो है सेक्शन नंबर जो है 6A में से I में अन्यथा उल्लिखित है, हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, इसलिए धारा 6 के खंड A से में जो वर्णित संपत्तियों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, ये बताया गया। ये संपत्ति के हस्तांतरण पर प्रतिबंध है और धारा 6A से में दिए गए किसी भी जो है खंड के उल्लंघन में कोई हस्तांतरण शून्य और शून्य है मेरे भाई। कोई भी हस्तांतरण होगा, जो भी ट्रांसफर होगा वो शून्य होगा, धारा सेक्शन 6 के एक क्लॉज नंबर A में बताया गया। तीसरा पॉइंट है हस्तांतरण के लिए सक्षम व्यक्ति। धारा 7, प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने और हस्तांतरित संपत्ति का हकदार होने के लिए सक्षम है। यह हस्तांतरित संपत्ति का निपटान करने के लिए जो अधिकृत है, जो उसकी अपनी नहीं है मेरे भाई, ये भी जान लीजिए, उसकी अपनी नहीं है, जो प्रॉपर की जो उसकी प्रॉपर्टी, ऐसी संपत्ति को पूरी तरह से या आंशिक रूप से और या तो पूरी तरह से या सशर्त रूप से परिस्थितियों में और हद तक हस्तांतरित करने में सक्षम है पूरी तरह से, ठीक। उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा अनुमत और निर्धारित तरीके से हो सकता है। जो भी कानून लागू होगा उस समय उसी के तहत जो है ट्रांसफ़र की जा सकती है प्रॉपर्टी, इस तरह की प्रॉपर्टी। 4 नंबर हस्तांतरण अधिनियम धारा द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाना। धारा 9 के तहत संपत्ति के हस्तांतरण की धारा 9 में प्रावधान है कि मौखिक हस्तांतरण के लिए मतलब बोल करके हस्तांतरण ट्रांसफ़र किया जा सकता है किसी को प्रॉपर्टी। संपत्ति का हस्तांतरण हर उस मामले में बिना लिखे किया जा सकता है जिसमें स्पष्ट रूप से लेखन की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं कोई ट्रांसफ़र चीज़ कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास कोई फ़ोन है या कुछ भी हो, मैं उसे दे रहा हूँ, तो बोल कर भी हो सकता है, जरूरी है कि हर जगह लिखी जाए। 5वां पॉइंट है इसमें हस्तांतरण। देखिए, हस्तांतरण का विचार या उद्देश्य वैध होनी चाहिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 23 में दिए गए प्रावधान के अनुसार किसी गैर कानूनी वस्तु का प्रतिफल के लिए कोई हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। बिना प्रतिफल के कोई हस्तांतरण, कोई ट्रांसफर प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये भी जानिए। 6 पॉइंट नंबर है हस्तांतरण इससे प्रभावित जो है ब्याज की प्रकृति के विपरीत नहीं होना चाहिए। यह हस्तांतरण की जाने वाली संपत्ति की प्रकृति ऐसी हस्तांतरण की अनुमति नहीं देती है जो इसे जो हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। धारा 6H में बताया गया। वयस्कता की आयु कितनी होनी चाहिए, जो भी हो, आमतौर पर यह वयस्कता की आयु 18 होनी चाहिए, उसे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र या वही ट्रांसफ़र कर सकता प्रॉपर्टी, सिवाय इसके कि नाबालिग के व्यक्ति या संपत्ति का संरक्षक अदालत द्वारा नियुक्त किया गया हो। उस स्थिति में 21 है वयस्कता की आयु उस कानून के अनुसार निर्धारित की जाती है जिसके तहत जो कोई व्यक्ति अधीन होता है, जिसके तहत उसकी कोई व्यक्ति होता है, जो भी व्यक्ति हो उसके तहत अधीन होता है, उसी तहत जो है हस्तांतरण के जो है नियम को निर्धारित किया जा सकता है। तो पता है कितना मेरे भाई, 18 या 21। मल्लिकार्जुन बराव आप लोग का मारेप्पा का केस था 2008 में। एक व्यक्ति ने अपने नाबालिग बेटे के नाम पर कुछ संपत्ति खरीदी और बाद में इसे फिर से बेच दिया जबकि बेटा अभी भी नाबालिग था, ये भी जान लीजिए। एक केस को अच्छे से समझिए। हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षता अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत अदालत की अनुमति आवश्यक थी, लेकिन ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई थी। बिक्री अनिवार्य होने के प्रावधान को शून्य माना गया, ये भी जानिए। सिंपल सा मतलब, जब 18 कोई ट्रांसफ़र कोई प्रॉपर्टी आपके बच्चे के नाम आपने खरीद ली, वो बच्चा जो है 18 साल से कम है और इसके बाद जो है आप वो 18 साल का कम ही है, तभी आप प्रॉपर्टी बेच दिए बिना जो है अदालत की जो है सलाह लिए, तो ये गलत माना जाएगा। ये प्रॉपर्टी शून्य, प्रॉपर्टी जीरो मानी जाएगा। अदालत की सलाह लेना ही पड़ेगा, कोर्ट का जो है हवाला लेना ही पड़ेगा, ये भी जानिए। अंतरणकर्ता के रूप में जो अवयस्क जानिए, अवयस्क का अनुबंध शून्य है। राजा बलवंत सिंह बनाम राव महाराज सिंह के मामले में नाबालिग द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण शून्य है, ये भी जानिए। हस्तांतरण के रूप में अवयस्क, कानून में ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है किसी अवयस्क को उसके पक्ष में हस्तांतरण के तहत संपत्ति रखने से अक्षम करता हो, ये भी जानिए। कानून में कहीं एंड लाइसेंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। लीज जिसे हम लोग कहते हैं, लीव लिखा है लेकिन लीज होगा। लीज एंड लाइसेंस के बारे में हम लोग जानेंगे और एग्रीमेंट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसके खिलाफ इसमें अंतर क्या होते हैं ये भी जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट जानिए। एक छुट्टी और लाइसेंस समझौता एक कानूनी दस्तावेज है जो एक पक्ष को संपत्ति के स्वामित्व में किसी भी बदलाव के बिना एक विशिष्ट अवधि के
लिए अपनी अचल संपत्ति यानी संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति देता है मेरे भाई। इसका मतलब यही है कि बिना कुछ बदलाव किए ही जो है एक व्यक्ति को जो अपने अचल संपत्ति में यानी जो है मतलब पूरी तरह संपत्ति जिसका उपयोग कर रहा है वो उसे पूरी तरह उपयोग करने में अनुमति देता है। लीज एंड लाइसेंस एग्रीमेंट आमतौर पर भारत में जमींदारों और किराएदारों के बीच विशेष रूप से रेंटल हाउसिंग जो है और सेगमेंट में उपयोग किया जाता है। मतलब ये विशेष रूप से जो है ये भारत पूरे में, जैसे कोई रूम ले रहा है या कोई मतलब जैसे किसी यहाँ बाहर रहते हैं, आप लोग पढ़ते लिखते होंगे तो आप लोग रूम लेकर के रहते हैं, तो ये सब में जो है आप लोग लीज एंड लाइसेंस के बारे में जरूरत पड़ती है। वाणिज्यिक रियल्टी खंड में हालांकि पट्टा जो है समझौतों का उपयोग अधिक आम है। एक पट्टा किराएदार के पक्ष में संपत्ति में एक विशेष रुचि पैदा करता है मेरे भाई। सही बात है कि हाँ ये पट्टा हो जाएगा, सही चीज़ है। जबकि एक छुट्टी और लाइसेंस समझौता किराएदार के प्रति संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं पैदा करता है। लाइसेंस और पट्टा में ये संबंध है। लीज और लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट क्या है? लीज और जो है लीव के बीच में अंतर जान लीजिए। लीज और लाइसेंस समझौते के विपरीत लीज संपत्ति में रुचि पैदा करता है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, एक पट्टा एक किराएदार को अनन्य कब्जे के साथ अनुदान देता है, जबकि केवल एक छुट्टी और लाइसेंस समझौता संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति ही देता है। ये जानिए। लाइसेंस जो है प्रतिसंहरणीय है और पट्टे नहीं है। इसमें पट्टे का निर्धारण अनुदानकर्ता द्वारा जो है नहीं किया जाता है, जबकि लाइसेंस होते हैं। पट्टे हस्तांतरित है जबकि लाइसेंस नहीं है। पट्टे ट्रांसफ़र हो सकते लेकिन लाइसेंसधारी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। एक पट्टा लाइसेंस के विपरीत है, विरासत योग्य अधिकार बनाता है जो कोई पट्टा। छुट्टी और लाइसेंस समझौता कानूनी परिभाषा जान लीजिए। जबकि विभिन्न अदालतों में समय समय पर कानूनी अवधारणा व विस्तार से बताया है, छुट्टी और लाइसेंस समझौते का आधार भारतीय जो है सुगमता अधिनियम 1882 में पाया जाता है, जहां एक व्यक्ति दूसरे को या निश्चित संख्या में अन्य व्यक्तियों को अनुदान देता है, मतलब उसे ट्रांसफ़र करता है। पर जो प्रॉपर्टी अनुदान करता कि अचल संपत्ति में या उस पर जो है करने का अधिकार या जारी रखने का अधिकार, ऐसा कुछ जो इस तरह के अधिकार के अभाव में गैर कानूनी होगा, और ऐसा अधिकार संपत्ति में जो है सुख भोग या हित के लिए राशि नहीं है मेरे भाई। ये कहा गया। अधिकार को लाइसेंस कहा जाता है। भारतीय सुगमता अधिनियम की जो धारा 52 के तहत जो है पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में जो है के अनुसार यदि कोई दस्तावेज संपत्ति को किसी विशेष तरीके से या कुछ शर्तों के तहत उपयोग करने का अधिकार देता है, मतलब किसी विशेष तरह से या कुछ शर्त या कुछ कंडीशन रख करके जो है सुप्रीम कोर्ट कोई अधिकार देता है, कोई जो है उसे कि जो है इसे उपयोग करिए, जबकि यह उसके मालिक के कब्जे और नियंत्रण में रहता है। जबकि उसके मालिक के भले सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिए आप यूज करिए सब सारी चीज़ें, लेकिन जो मेन मालिक है उसके ही कब्जे में रहेगा। बाय द वे एग्जाम्पल के तौर पर कोई आपका ज़मीन है 2, 4, 6 बीघा है, इसके बाद आप किसी को दे दिए, मतलब आधे पे कर रहा काम, खेती बाड़ी ये सब सारी चीज़ें कर रहा है, कोई भी कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो संपत्ति उसकी हो जाएगी। नहीं, वो जो मेन मालिक रहेंगे आपका ही संपत्ति रहेगा, आपके नाम ही रहेगा, लेकिन वो उसका उपयोग वो लोग कर रहे हैं, फ़ायदा वो लोग ले रहे हैं, यही चीज़ होगा। जबकि या उसके मालिक पर कब्जे नियंत्रण में रहता है, तो यह लाइसेंस होगा मेरे भाई, इसे लाइसेंस कहते हैं। मूल रूप से इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। संपत्ति किराएदार को हस्तांतरित की जा सकती है, कोई संपत्ति हो, इसकी कानूनी कब्जा और संपत्ति के मालिक के पास बना रहता है। जो भी कानूनी कब्जा होगा वो संपत्ति के मालिक के पास ही रहेगा। लेकिन लाइसेंसधारी को किसी विशेष उद्देश्य के लिए परिसर का उपयोग करने की अनुमति है, लेकिन इस अनुमति के लिए उसका पेशा गैर कानूनी होगा मेरे भाई। जानिए, इस अनुमति के लिए उसका पेशा जो होगा वो गैर कानूनी होगा तो पकड़ा जाएगा। ये उसके पक्ष में कोई संपत्ति या संपत्ति में रुचि पैदा नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूँकि कोई जो है सुख भोग अधिकार नहीं दिया गया है, मकान मालिक अपनी इच्छा से किराएदार को दिया गया है। ये जान लीजिए, मकान मालिक और किराएदार। जैसे कि अब हम मकान लिए हैं, बाय द वे रूम लेकर रह रहे हैं, तो जरूरी नहीं हम पैसा दे रहे हैं तो मेरी हो गई संपत्ति। नहीं, जो मेन मालिक है, जो मकान मालिक है, उनके नाम ही जो प्रॉपर्टी रहेगी, ताकि हम उसका यूज करेंगे। इच्छा से किराएदार को दी गई अनुमति को रद्द कर सकता है, ये भी जान लीजिए, मकान मालिक रद्द भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको रख रहा है, चाहे जब आपको बगैर सकता है। ऐसे मामलों में जहां मकान मालिक अपनी संपत्ति को छोटी अवधि के लिए किराए या देना चाहता है, या छुट्टी या लाइसेंस समझौते के आधार पर या किराए के समझौते पर काम करना, ये सब सारी चीज़ें
जो ऐसी संपत्ति में किराएदार कभी भी आपको जो है हटा सकता है। उन्हें ऐसा करने की स्वतंत्रता देता है। ये किराएदार के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि उन्हें जगह खाली करने के लिए लंबे समय तक नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती है। वो उसे समय 2 दिन 3 दिन पहले बता देंगे आपको, ऐसा नहीं अचानक करवा सकते, 2-3 दिन पहले बता देंगे, फिर आपको खाली करना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि कोर्ट से आर्डर लेके आओ तब हमें खाली कराओ, ये सब सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है। तो यहीं तक था वीडियो। आई होप है कि अच्छा लगा होगा, बढ़िया से आप लोग समझ गए होंगे। इसमें कुछ समझाने की बात ही नहीं थी, लेकिन मैंने अच्छे तरीके से जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ आपको समझाते हैं। मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, इसके बीच में अंतर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, यही हम तो पहले जैसे ही बता दिया मैंने कि आज हम लोग पढ़ेंगे कि चल और अचल संपत्ति क्या होते हैं और इसके बीच में अंतर क्या होते हैं। ठीक, चलिए जानते हैं। देखिए कितने प्रकार की होती है संपत्ति, ये भी जान लीजिए पहले नंबर, तब उसके बीच किसे कहते हैं अचल संपत्ति, ये जान लीजिए। तो आपको 2 प्रकार की होती है, चल और अचल संपत्ति होती है, वो तो उनका अंतर वही मिल जाए। अब देखिए ऐसी संपत्ति जो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जाई जा सकती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये जान लीजिए। उसे अचल संपत्ति कैसे, जैसे घर, कारखाना, जो भी चीज़ें हो, जैसे घर हो, कारखाना हो या कोई और चीज़ हो, जैसे बड़े बिल्डिंग हो, ये सब सारी चीज़ें, इसे हम अचल संपत्ति कहते हैं, जो कि जिसे हम उठा करके लेके जाकर नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, उसे ही हम लोग जो है क्या कहते हैं, अचल संपत्ति। आप समझ सकते हैं। अब चल संपत्ति जान लीजिए, ऐसी संपत्ति जिसे एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जा सकता है आसानी से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जो है चल संपत्ति कैसे, जैसे जो चल संपत्ति के कुछ उदाहरण है, जैसे आभूषण, लैपटॉप, पंखा, सामान्य वाहन, अन्य मतलब पैसा, रुपया, ये सब सारी चीज़ें हम लोग, किसी का जो है 10,000 का, 20,000 का कुछ मोबाइल रखा है या कार कुछ भी रखा है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हम इसे उठा के लेके जा सकते हैं। तो ये क्या है, ये अचल संपत्ति, ये चल संपत्ति है मेरे भाई, सॉरी, ये चल संपत्ति है जो चलती फिरती रहती है। अचल मतलब जो एक तरह स्थिर है, सिंपल सा मतलब, इसमें कुछ बताने की बात ही नहीं। अब आगे देखिए, चलो, और चल और अचल संपत्ति के बीच में अंतर, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये जानिए। फुल क्वेश्चन बनता है इससे। ऐसी संपत्ति जो ज़मीन से नहीं जुड़ी होती है, यानी जिसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, उसे चल संपत्ति कहते हैं। और इसे चल, ये मेरे भाई थोड़ा लग रहा है कुछ गड़बड़ी है, इसे जो है चलमान संपत्ति भी कहते हैं। चल संपत्ति के लिए पंजीकरण की ज़रूरत नहीं होती है मेरे भाई, जबकि अचल संपत्ति का मूल्य 100 रुपये से अधिक है तो पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत इसका पंजीकरण जरूरी है। तो जो चल संपत्ति है इसकी पंजीकरण नहीं हो, मतलब इसे रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर 100 रुपये से ज़्यादा वैल्यू है, जैसे हम लोग कहते हैं जो कि अचल संपत्ति में लगते हैं, जैसे घर मकान बड़े बड़े होते हैं, तो इसको रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराना होता है। अब घर किसी का ले रहे किसी से तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएंगे, स्कूल किसी से ले रहे हैं, किसी का ज़मीन किसी से ले रहे हैं, तब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये सब सारी चीज़ें। चल संपत्ति को आसानी से बांटा जा सकता है, जबकि अचल संपत्ति का विभाजन आसानी से नहीं किया जा सकता। आप लोग पॉइंट में लिखिएगा, मैं पॉइंट में यहाँ नहीं लिखा हूँ, क्योंकि इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। और अचल संपत्ति को बिना वसीयत किसे, अचल संपत्ति को जो है बिना वसीयत किए या बिना गिफ्ट के या बिना बंटवारा किए किसी को नहीं दिया जा सकता है, जबकि चल संपत्ति को आसानी से किसी को भी दिया जा सकता है। ये भी एक डिफरेंस है। अन्य ज़रूरत तथ्य जान लीजिए, ये 4-6 डिफरेंस थे, आप लोग लिख लिए होंगे पॉइंट वाइज करके, तो आपके एक पेज में पूरा आ जाएगा। क्या आप जानते हैं कि पेड़ पौधे और घास या अन्य वस्तुएं जो ज़मीन से उपजी होती, मतलब ज़मीन से जो है पैदा होती हैं, उन्हें अचल संपत्ति में शामिल नहीं करते हैं। इसका सामान्य मतलब यह है कि आयकर अधिनियम के अनुसार अगर ज़मीन से उपजी किसी वस्तु को बेचा जाता है और उस पर टैक्स लगे तो वो जो है अचल संपत्ति नहीं मानी जाएगी, ये भी जान लीजिए, ठीक, जिस पे टैक्स लग रहा है। ये था मेरे भाई, आपको ये तथ्य भी मैंने बता दिया। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा और अच्छे तरीके से आप समझ सके होंगे। इसमें कुछ समझाने की बात ही नहीं थी।
सिंपल सा मतलब जो चीज़ चल रहा है प्रेजेंट टाइम में उसे चल संपत्ति कहते हैं, जो नहीं चल रहा है एक तरह एक जगह पर स्थित है उसे अचल संपत्ति कहते हैं। इसमें 4-6 डिफिनीशन, आपको 4-6 अंतर लिख देना है। इसके बाद आपको अगर और भी चीज़ें हैं नोट्स करके यानी तथ्य करके लिख देते हैं, इसको लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिएगा कि इस तरह से था। आप कंक्लूजन बना सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा नहीं ना तो पढ़ाया। आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं दान, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं गिफ्ट, जो कि 118 नंबर इसका जो है 122 से लेकर के 129 तक इसका प्रावधान दिया गया है। इसको अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और लास्ट तक बने रहेगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा, या लेक्चर समझ में आएगा, या टॉपिक समझ में आएगा। नहीं अगर आप बीच में छोड़िए भी स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए इसका प्रावधान जान लीजिए। पहले नंबर जो संपत्ति जो है अंतरण अधिनियम 1882 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अध्याय 7 में धारा नंबर 122 से लेकर के 129 तक में दान के बारे में विस्तृत जो है विवरण दिया गया। परिभाषा इसका देखिए किसमें दिया गया, तो 122 में दान गिफ्ट को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार दान किसी वर्तमान चल या अचल संपत्ति का वह अंतरण है मेरे भाई, हो सकता है मतलब जो चल और अचल संपत्ति उसकी दान हो सकती है, जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना किया गया तथा दूसरा व्यक्ति उस संपत्ति को जो है प्रतिग्रहित कर ले। मतलब ये होता है दान का मतलब कि कोई भी जो है संपत्ति, कोई भी चीज़ जो है किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से अपने मन से दिया जाता है और उससे जो है उसके बदले में जो है कोई प्रॉफिट मतलब कोई जो है पैसा जो है नहीं लिया जाता है, तो उसे ही जो हम लोग जो है दान कहते हैं। यही इसका मतलब हुआ। संपत्ति देने वाला दाता जिसे हम लोग डोनर तथा जो प्रतिगृहित करने वाला अदाता डोनी कहलाता है। मतलब ये कि जो संपत्ति देता है इसे हम लोग जो है डोनर कहते हैं, दाता कहते हैं, देने वाला दाता, और पाने वाला जो ग्रहिता मतलब प्रतिग्रहिता, मतलब वो जो है पा रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं डोनी इंग्लिश में, ठीक, अदाता। अब आपको पता चल प्रतिफल से मतलब ये कि किसी एक जो है वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को लेना होता है। मतलब ये होता है प्रतिफल का कि आप कोई चीज़ किसी को दे रहे हैं, उसके बदले में आप उससे प्रतिफल, उससे कोई पैसा ले रहे हैं या कोई सामान ही ले रहे हैं, तो इसे प्रतिफल कहते हैं। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत बार इस पे जो है कंसिडरेशन जिसे हम लोग कहते हैं बहुत पढ़ाया। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे। दान में 2 पक्षों का होना आवश्यक होता है, सही बात है। अगर दान किसी को दे रहे 2 पक्ष जरूरी है। अगर एक पक्ष अकेले अपने खुद को कैसे दान ले लेगा, दे देगा, नहीं, एक जो है अपोजिशन पार्टी जरूर होनी चाहिए। दाता जिसे हम लोग कहते हैं, दान देने वाले व्यक्ति को दाता, दानकर्ता दोनों नामों से जाना जाता है। और अदाता, दान देने वाले व्यक्ति को अदाता कहा जाता है कि दान की जो कि दान की स्वीकृति करता है या दान की संपत्ति अदाता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जाता है। मतलब ये है, ये भी दान माना जाएगा कि हम अगर कोई चीज़ देने जा रहे हैं किसी को, अपने स्वेच्छा से पता चले कि जो है वो व्यक्ति वहाँ दूसरा व्यक्ति जो लेगा वो उस समय नहीं है, लेकिन उसका कोई रिलेशन, कोई दोस्त, कोई हित, कोई नात, कोई बात कोई भी रह रहा है, अगर उससे भी हम दे रहे हैं जो उससे रिलेशन में है, तभी वो दान माना जाएगा और उससे कोई कंसिडरेशन हम लोग नहीं ले रहे हैं। ध्यान रखने योग्य बातें जान लीजिए। दान में मिल रही चल या अचल संपत्ति की स्वीकृति दानकर्ता के जीवन काल के दौरान या उस समयावधि के भीतर की जाने की आवश्यक है, जब तक दानकर्ता दान देने के लिए सक्षम है। मतलब ये है कि दान का मतलब ये होता है कि जब तक वो व्यक्ति जो भी कोई भी संपत्ति दान कर रहा है, जब तक वो जीवित है, ऐसा नहीं मरने के बाद कोई दान होता है, नहीं मेरे भाई। वो दान देने लायक जो है पूरी तरह स्वच्छ है और दान दे सकता है, तभी माना जाएगा उसी व्यक्ति द्वारा। आगे देखिए दूसरा पॉइंट, यदि अदाता द्वारा संपत्ति के प्रतिग्रहण के पूर्व दाता की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हुआ दान शून्य हो जाता है। मतलब यह है कि अगर कोई दाता जो प्रतिग्रहित मतलब कोई भी चीज़, जैसे कोई अदाता है जो जैसे हम लोग प्रतिग्रहण करते जो लेने वाला है, पूर्व दाता की मृत्यु हो जाती है, मतलब जो वो देने वाले व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है, फिर तब दान दिया जाता है, तो उसे शून्य माना जाता है। दान उदारता का एक कार्य होता है जो किसी कानूनी दायित्व को पूरा करने के लिए नहीं किया जाता, ये भी जान लीजिए। और यह ना ही इस आशय से दिया जाता है कि अदाता पर किसी प्रकार का दायित्व या भार से दिए, तो मतलब ये स्वच्छ से दिया जाता है। ऐसा नहीं कि हम इन्हें दे रहे हैं फिर हम उनसे वापस लेंगे, ये मेरा कर्जा हो गए, इतना इतना, ये सब सारी चीज़ें, ये सब नहीं मेरे भाई। पूरी तरह स्वच्छा आप उसे दे रहे हैं, वो ले लिया, बस आप अपना सामान भूल जाइए, वो भी भूल जाए कि मुझे आपने दिया। दान एक ऐसा कार्य होता है जिसका उद्देश्य अंतरिति को प्रत्येक दिशा में फायदा करना होता है, ये भी जान लीजिए। दान के प्रकार, टाइप्स ऑफ गिफ्ट,
दान 3 प्रकार के होते हैं: जीवित दाता द्वारा जीवित दाता को दान, मृत्यु शस्त्र या मृत्यु की आशंका में किया गया दान, वसीयत द्वारा दान। ये 3 पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़िएगा। मृत्यु शस्या पर दिए गए दान, वसीयत दान के मामलों में संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू नहीं होता, ये भी जान लीजिए। दान के आवश्यक तत्व हैं: दाता, जैसे हम लोग कहते हैं, दाता से आशय उस व्यक्ति वस्तु से है जो कि दान देने में जो है सक्षम है और अपनी चल या अचल संपत्ति का अंतरण अच्छी अपनी स्वेच्छा से करता है, और उस व्यक्ति को दाता या दानकर्ता कहा जाता है। ठीक, जो स्वेच्छा से अपनी जो है संपत्ति का जो है, चाहे अचल संपत्ति चाहे जो है चल संपत्ति हो, किसी को दान करता है, उसे ही जो है दाता कहते हैं। अदाता से आशय उस निश्चित व्यक्ति से है जिसको दान दिया जाना चाहिए, और जिसको दान दिया गया है वह व्यक्ति जो कि अदाता की ओर से दान स्वीकार करता है या जिसके द्वारा दान की स्वीकार किया जाना है, वह व्यक्ति अदाता कहा जाता है। सिंपल सा मतलब, एकदम इसमें कोई समझाने की बात है, मैं पहले ही बता दिया हूँ। प्रतिफल का अभाव क्या होता है? देखिए, एक वैध दान या आवश्यक तथ्य यह भी है कि दान में प्रतिफल का अभाव होना जरूरी है। प्रतिफल का अभाव होने से मतलब यह है कि जब भी किसी चल या अचल संपत्ति का दान किया जाए तो वह दान प्रतिफल के बिना हो, दान के बदले किसी अन्य वस्तु की जो है मांग ना की जाए, ये भी जान लीजिए। दान अगर आप दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप उससे कोई और ले रहे हैं, चलो हम अपना खेत दे रहे हैं, उससे जो है उसका घर ले रहे हैं, ये नहीं हो सकता। उससे पैसा ले लेते, कुछ नहीं, मेरे जरूरी नहीं कि प्रतिफल ही दें, उससे कोई भी चीज़ आप ले नहीं सकते। स्वेच्छा जान लीजिए, इसमें 14 पॉइंट है। दान के लिए एक ये आवश्यक है कि स्वेच्छा से दिया गया हो, ना कि किसी के दबाव में आकर। यदि कोई व्यक्ति अपनी चल या अचल जो है स्थावर संपत्ति का दान की किसी जोर दबाव में आकर करता है तो वह दान शून्य माने। किसी से जोर दबाव मतलब कोई जो है उन्हें वो करता है, जैसे आप लेने वाले हैं, आप जो है उस व्यक्ति को जो देने वाला उसे जो पूरी तरह से, जैसे मूवी में होता है कि उसे ज़बरदस्ती करते हैं कि आप दीजिए नहीं तो मैं आपकी ज़मीन हड़प लूँगा, ये वो सब, तो ये दान शून्य माना जाता है, इसे दान नहीं कहते हैं। दान हमेशा स्वेच्छा से दिया जाना चाहिए, उसके मन से दिया जाना चाहिए। विषय वस्तु जान लीजिए, 5वां पॉइंट। दान के लिए जो है विषय वस्तु का होना बहुत आवश्यक है। विषय वस्तु ऐसी चल या अचल स्थावर संपत्ति हो सकती है जो कि निश्चित हो, और ऐसी संपत्ति का अस्तित्व में होना आवश्यक है। दान में दी जाने वाली संपत्ति का वर्तमान में अस्तित्व होना जरूरी होता है, भावी संपत्ति का दान शून्य होता है, ये भी जान लीजिए। अंतरण जानिए, जो है 6 नंबर है। दान में अंतरण एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। दान करता जब भी अपने कोई चल या अचल स्थावर संपत्ति का दान करता है तो दान की जाने वाली संपत्ति दान लेने वाले व्यक्ति के नाम संपूर्ण अधिकारों को अंतरित करता है। मतलब नाम और उसके अधिकार, ये सब चीज़ें क्या हो सकते क्या नहीं, सारी चीज़ इसमें बताया गया। स्वीकृति जानिए, जो स्वीकार करता है। दानकर्ता द्वारा दान में दी गई संपत्ति की स्वीकृति दान लेने वाले व्यक्ति द्वारा की जाने की आवश्यक है। यदि दानकर्ता ऐसा दान किसी बालक को करता है जो कि दान लेने में जो है असक्षम है, तो ऐसे दान की स्वीकृति उस बालक के संरक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। दान की स्वीकृति दान के जीवन काल के उस समय तक कर लेनी चाहिए जब तक कि दानकर्ता दान करने के लिए सक्षम है, मेरे भाई। जब तक वो मृत्यु ना हो जाए, जब तक सक्षम है तभी जो है दान माना जाएगा, यही बताया रहा है। दान की प्रमुख विशेषता देखिए। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत दान की अवधारणा चल या अचल दोनों संपत्तियों के विषय में लागू होती है। अधिनियम के जो है दूसरा पॉइंट है, अधिनियम के दान संबंधी सिद्धांत मुस्लिम विधि के अंतर्गत होने वाले दान समव्यवहारों में उस स्थिति में नहीं लागू होंगे जब अधिनियम की व्यवस्था एवं मुस्लिम विधि की व्यवस्था में कोई स्पष्ट विषमता हो, तब जो है यहाँ मुस्लिम उसमें नहीं लागू होंगे। तीसरा पॉइंट, दान समानतः अखंडनीय ही माना गया है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इसके जो खंडन की अवधि 3 वर्ष निश्चित की गई है। भी जाने कुछ जो है भाई आपको पता होगा, कुछ ना कुछ तो जो है उसमें दिक्कतें तो रहती हैं। जैसे कोई चीज़ हो, अगर आप परफेक्ट पूरी तरह नहीं है, कुछ ना कुछ आपके अंदर कमी है, ऐसे ही भी हर जगह एक्सेप्शन अपवाद होता ही है। दान करने वाले दाता की योग्यता क्या होती है जानिए। दाता बालिग हो, वह स्वस्थ मस्तिष्क वाला हो, वह किसी प्रकार की अक्षमता का शिकार ना हो। दाता को दान देने वाला व्यक्ति स्वामित्व का स्वामी होना चाहिए, मतलब उसका अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे की संपत्ति किसी को दे रहा है, मेरे भाई। और असली स्वामी से दान करने का अधिकार रखता हो, ये भी जानिए। अदालत के लिए योग्यताएं, आदाता के लिए योग्यताएं, जो ले रहा है उसे केवल जीवित होने वाला होना चाहिए। यदि वह स्वस्थ मस्तिष्क वयस्क हो तो अच्छी बात है और वह दान को स्वीकार कर सकता है, और यदि ऐसा नहीं
है तो उसका संरक्षक दान को स्वीकार कर सकता है। उसका जो संरक्षक हो, उसका भाई, मम्मी, पापा जो भी होंगे, वो उसके दोस्त ही, तो वो भी जो है दान को जो है स्वीकार कर सकते हैं। अदाता विधिक व्यक्ति भी हो सकता है, ये भी जानिए। विधिक व्यक्ति मतलब जो है कोई कानून का रखवाला भी हो सकता है, जैसे अदालत भी हो सकती है। अदाता निश्चित होना चाहिए, अर्थात दान सामान्य जनता के पक्ष में नहीं किया जा सकता है, ये भी जानिए। दान में पंजीकरण का महत्व क्या होता है? अचल संपत्ति का दान बिना रजिस्ट्री के अवैध माना जाएगा, जबकि चल संपत्ति का दान बिना रजिस्ट्री के कब्जे के परिधान द्वारा संभव है। पंजीकरण दाता या अदाता या दोनों के मृत्यु के बाद संभव है। पंजीकरण दाता की इच्छा के विपरीत भी कराया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, पंजीकरण अधिनियम की धारा 34 जो है 35, 36, 37, 34, 35, 37 नहीं 34, 35, 38, 49 की धारा की औपचारिकताओं की पूर्ति ही दान संव्यवहार की आवश्यकता शर्त है मेरे भाई, आवश्यक शर्त है। तीसरा पॉइंट है, संपत्ति अंतरण अधिनियम में पंजीकरण से संबंधित व्यवस्था आदेशात्मक है। और अगला पॉइंट है, बिना हस्ताक्षर के दान वैध नहीं होगा, उसके हस्ताक्षर को कम से कम 2 व्यक्तियों के द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए। मतलब ये है बिना गवाह के दान को जो है नहीं वो माना जा सकता कि ये दान हुआ है, पता चले अब किस दान किए कि नहीं दान किए, 2 व्यक्ति की जरूरी है गवाही वहाँ। मौखिक दान जानिए कि मौखिक दान भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि लिख करके ही दान हो। संपत्ति अंतरण अधिनियम जो है 1882 में अचल संपत्ति के मौखिक दान का कोई उल्लेख नहीं है। मौखिक दान केवल चल संपत्ति का हो सकता है, अचल संपत्ति का मौखिक दान नहीं हो सकता। मुस्लिम विधि में चल एवं अचल दोनों संपत्तियों का मौखिक दान हो सकता है। मुस्लिम विधि में कब्जा अनिवार्य है, ये भी जानिए। मुस्लिम विधि में दोनों लोगों का हो सकता है। हिंदू लॉ में जो है अचल संपत्ति का जो है दान नहीं हो सकता। अंतरण कैसे किया जा सकता है? धारा 123 के अनुसार अचल संपत्ति का दान पंजीकृत विलेख द्वारा ही संभव, चाहे संपत्ति की जो है मालियत कुछ भी हो। दान विलेख पर दाता का या उसके किसी मान्य प्रतिनिधि का हस्ताक्षर होना चाहिए, ये भी जानिए। कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा दान विलेख या अनुप्रमाणन होना चाहिए। एससी जो है सी डियूजा व अन्य बनाम जो है फर्नांडीज एवं AIR जो है 1900 लेकर के जो है 1998 केरल जो है 280 के वाद में कहा गया है कि दान एक दस्तावेज होता है जिसमें 2 प्रमाणन साक्षीगण की अपेक्षा होती है। जहां ऐसा कोई सबूत नहीं होता है वहां विवादित दान विलेख हो जाता है और साक्षीगण द्वारा जो है अभिप्रमाणित था वह दान अवैध होता है, ये भी जानिए। अगर जो 2 व्यक्ति नहीं हैं, साक्षी नहीं है, वहाँ एविडेंस नहीं है, तो ये दान जो है जान रहे बाद में जो विवादित हो जाता है, मतलब झगड़ा बवाल होने लगता है, भाई आप नहीं दिए, हम नहीं लिए, ये सब सारी चीज़ें होने। इसीलिए जो है वहाँ 2 व्यक्ति होना जरूरी है, वो भी सिग्नेचर करेंगे, वो भी साइन करेंगे। वर्तमान और भावी संपत्ति का दान धारा 124 के अनुसार जिस दान में वर्तमान या भावी संपत्ति दोनों समाविष्ट हो वह भावी संपत्ति के विषय में शून्य है। धारा 124 में वर्तमान जो है तथा भविष्य में प्राप्त होने वाली संपत्तियों का जो है मिश्रित दान के असंत वैध माना गया है। दान केवल भविष्य में स्थित पाने वाले संपत्तियों के लिए अवैध होगा, ये भी जानिए। जो भविष्य मतलब कि हम दान कर दिए इन फ्यूचर आपका ये हो जाएगा, ऐसा दान नहीं माना जाएगा, नहीं तो अवैध माना जाएगा वो। ऐसे कई व्यक्तियों द्वारा दान जिसमें एक प्रतिग्रहित नहीं करता। धारा 125 के अनुसार ऐसे 2 या 2 से आदाताओं को किसी वस्तु या दान जिनमें से एक उसे जो है प्रतिग्रहित नहीं करता है उस हित के संबंध में शून्य है, जैसे यदि वह प्रतिग्रहित करता हो तो वह लेता। मेरे भाई कब दान को निलंबित या निरस्त किया जा सकता है? धारा 126 उन परिस्थितियों का विवरण देती है जिनमें दान का जो है निलंबन या रद्द हो जाता है। दान का विखंडन निम्नलिखित ढंग से संभव है, करार द्वारा, ये भी करार होना चाहिए। जबकि स्पष्ट करार हो, ये करार दान के जो है समय ही होना चाहिए। जो है करार द्वारा दोनों पक्षकार यदि चाहे तो दाता को अधिकार दिया जा सकता है, मतलब चाहे तो दिया जा सकता है, चाहे तो नहीं दिया सकता है, कि किसी ऐसी घटना जिस पर कि जो है दाता का कोई जो है नियंत्रण ना हो, ये भी जानिए। कोई घटना हो रहा है जिस पे दाता का कोई नियंत्रण ना हो, कि उनका कोई अधिकार ना हो, कि घटित होने पर दान शून्य होगा, ये भी जानिए। ऐसी घटना पर आधारित विखंडन का अधिकार वैध होगा, विधि द्वारा होना चाहिए, ये भी दूसरा पॉइंट है। जहाँ दान अनुचित दबाव में कपट या मिथ्या का व्यपदेशन जो है या भूल की स्थिति में किया गया हो तो वह दान खंडित किया जा सकेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है मेरे। दुर्भर दान जानिए। धारा 127 में दुर्भर दान का विवरण दिया गया है। इसके अनुसार यदि किसी दाता ने किसी अदाता को कोई ऐसा संपत्ति दान में दी हो जिस पर कोई आभार भी हो तथा इससे लाभ भी हो तो आप लोग जानिए
भारयुक्त ऐसी जो है उपलब्ध जो है दुर्भर दान कही जाती है, जिस पर कोई जो है क्या है आभार हो, जिस पर कोई लाभ हो, इसे दुर्भर दान कहते हैं। दुर्भर दान में सामान दान के सभी तत्वों की उपस्थिति आवश्यक है तथा जिसका नियंत्रण सामान दान में लागू होने वाले सिद्धांत द्वारा ही होता है। ये है पॉइंट है मेरे भाई। देखिए सर्वस्व दाता क्या होता है। धारा 128 में सर्वदाता के बारे में विवरण दिया गया है। इस धारा के प्रावधानों के अनुसार संपूर्ण संपत्ति स्वीकार करने वाला अदाता दाता के सभी ऋणों और भारों के दायित्वधीन हो जाता है। यदि सर्वस्व अदाता जो है दान गृहीता अवयस्क है तो वह किसी भी प्रकार से जो है दायित्वधीन नहीं होगा जब तक कि वह वयस्कता मतलब जब तक जो है वयस्क ना हो जाए, मतलब वयस्क ना प्राप्त कर ले, संपत्ति को ग्रहण नहीं कर लेता। ये भी जानिए, जब तक वयस्क नहीं हो तब तक जो है संपत्ति का ग्रहण नहीं कर सकता। तो आज का वीडियो यहीं तक था मेरे भाई। पूरी तरह आपको जो है समझ में आ चुका होगा। मैंने बहुत कोशिश किया आपको समझाने के लिए, तो आई होप है अच्छा जो है चार्ज के साथ बंधक और शुल्क के बीच में अंतर ये भी जानेंगे। चार्ज क्या होता है और शुल्क क्या होता है और उसके बीच में अंतर क्या होता है, बंधक क्या हो सकता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट बंधक विशिष्ट अचल संपत्ति में ब्याज का हस्तांतरण है जिसका उद्देश्य अग्रिम धन का भुगतान या ऋण के माध्यम से अग्रिम भुगतान, मौजूदा या भविष्य के ऋण या किसी समझौते का प्रदर्शन सुनिश्चित करना है जो आर्थिक दायित्व को जन्म दे सकता है। इसका मतलब यह है कि कोई जो है आपका ऋण जो है बाकी है तो उसी का भुगतान कराना ही जो है इसे हम लोग कहते हैं बंधक। ठीक, चार्ज की परिभाषा जानिए। शुल्क कंपनी के परिसंपत्तियों प्रबंधक के जो है माध्यम से ऋण या जो है डिबेंचर सुरक्षित करने के लिए दी गई सुरक्षा है। एक कंपनी एक स्वाभाविक व्यक्ति की तरह अपने उधारों के लिए सुरक्षा की पेशकश कर सकती है। ये भी जानिए, एक कंपनी भी जैसे आप दे रहे हैं किसी को दान, तो एक कंपनी भी जो एक सुरक्षा की जो है पेशकश जो है पेश कर सकती है कि मैं भी किसी को दिया हूँ। आमतौर पर कंपनी के जो है डिबेंचर और अन्य जो है उधार कंपनी की संपत्ति पर शुल्क द्वारा सुरक्षित किए गए जाते हैं, जहां संपत्ति मौजूदा और भविष्य दोनों को ऋण के पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में उपलब्ध कराने पर सहमत होती है। ये भी जानिए, इम्पोर्टेंट है। पॉइंटें करके लिखिएगा, इसमें पॉइंट करके लिखिएगा, एक पॉइंट या 2-3 पॉइंट करके लिखेंगे तो आपको आंसर बहुत अच्छा लगेगा और नंबर भी मिलेगा और पेज भी भरेंगे। देखिए, और लेनदारों के जो है पास इसे उपलब्ध कराने का वर्तमान अधिकार है। कहाँ एक शुल्क बनाया जाता है, इसे हम लोग शुल्क कहते हैं। उसके पास एक राइट्स है। लेनदार का कानूनी अधिकार केवल भविष्य की किसी तारीख पर लागू किया जा सकता है। यदि ऋण को नियंत्रित करने वाली कुछ शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो ऋणदाता को प्रभावित संपत्ति पर जो है पूर्ण या विशेष कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलता है। उसे केवल जो है न्यायालय के आदेश से सुरक्षा उपलब्ध कराने लागू करने का अधिकार मिलता है। ये भी जानिए, जो ऐसा जो है कि जब उससे कानून से कोई अधिकार नहीं मिलता है, सिर्फ न्यायालय से सुरक्षा जो है लागू कराने का अधिकार होता है। बंधक और शुल्क के बीच में अंतर जानिए। आधार गिरवी रखना, शुल्क। सृजन की विधा क्या होती है। पार्टियों के अधिनियमों द्वारा एक बंधक बनाया जाता है, ये बंधक में है। और शुल्क में देखिए, आरोप पार्टियों के अधिनियम या कानून के संचालन के लिए, सॉरी मेरे भाई थोड़ा नीचे हो गया, हम लोग जिसमें पढ़ रहे थे, आरोप पार्टियों के अधिनियम या कानून के संचालन के लिए माध्यम से बनाया जा सकता है। ये आपको चार्ज में है और बंधक में मैंने बताया ही। तो अब आगे देखिए क्या पॉइंट दिया। पंजीकरण जिसे हम लोग कहते हैं, ये पॉइंट है। और इसमें बंधक में देखिए, बंधक के लिए संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के तहत पंजीकरण की आवश्यकता होती है। 1882 के तहत पंजीकरण जरूरी है। और आप चार्ज में देखिए, कानून के संचालन द्वारा बनाए गए आरोप के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पार्टियों के कार्य द्वारा बनाए गए आरोपों के लिए पंजीकरण की आवश्यकता होती है। सिंपल सा मतलब, इसमें कुछ समझाने की बात ही नहीं है। अवधि देख लीजिए, बंधक एक निश्चित अवधि के लिए होता है और चार्ज देखिए एक आरोप शाश्वत हो सकता है। प्रभाव जानिए, बंधक विशिष्ट अचल संपत्ति में हित का हस्तांतरण है और शुल्क देखिए चार्ज
एक शुल्क केवल किसी विशेष संपत्ति से भुगतान प्राप्त करने के अधिकार देता है, बस और कुछ नहीं। अगला पॉइंट देखिए, इसमें नहीं है। बंधक बाद के हस्तांतरण, साधारण बंधक व्यक्तिगत दायित्व वहन करता है जब तक कि इसे एक्सप्रेस हो अनुबंध द्वारा बाहर नहीं किया जा सकता, ये जानिए। और चार्ज में क्या लिखा है, चार्ज क्या कहता है, आरोप के मामले में कोई भी व्यक्तिगत दायित्व नहीं बनता है, लेकिन जहां कोई आरोप अनुबंध का परिणाम है वहां व्यक्तिगत उपाय हो सकता है, ये भी जानिए। अगला देखिए, इसमें क्या दिया गया, हस्तांतरण क्या होता है। तो हस्तांतरण में इसमें दिया गया है आपके बंधक में, बंधक एक विशिष्ट अचल संपत्ति में ब्याज का हस्तांतरण है। और चार्ज में, शुल्क में देखिए, किसी शुल्क के मामले में ब्याज का ऐसा कोई हस्तांतरण नहीं होता है जो कि शुल्क संपत्ति में हित के हस्तांतरण के रूप में कार्य नहीं करता है, और संपत्ति के हस्तांतरणकर्ता को संपत्ति शुल्क से मुक्त मिल जाती है, बशर्ते वह इस शुल्क की सूचना के बिना मूल्य के लिए वह जो है खरीदता है। ये पॉइंट है, ठीक। कुछ जो है 4-6 बस इतने हैं मेरे भाई, इतने क्वेश्चन में आपके पूछ लिया जाता है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन आते ही हैं। इतने ही लिख देंगे तो इसमें आपको जो है 4 पेज भर जाएंगे। अब वैसे मत लिखिएगा, थोड़ा अलग अलग करके आप लोग लिखिएगा, बंधक एक तरफ से और चार्ज एक तरफ, तो आपके 2 पेज तो वही हो जाएंगे और 2 पेज इधर हो जाएंगे, तो 4 पेज में आपका आंसर हो जाएगा बढ़िया तरीके से और आपको नंबर अच्छा मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, तो ऐसे ही बने रहेगा मेरे साथ। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।